अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, जिसमें हमने पहला चैप्टर देख लिया है। अब शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में ये है तुषार की यात्रा। तुषार की यात्रा के बारे में देखेंगे पहले एकदम ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दिल्ली से चेन्नई तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस, तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वह यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वह अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक, ये जो अपना बॉक्स है, ये तुषार की यात्रा से लेकर के और उसके चाचा के एडवाइस तक की बातों को दिखाता है कि किस तरह से ट्रेन की शुरुआत हुई और कितने दशक पहले ट्रेन की शुरुआत हुई। और उसके मन में आ गया कि जब लोग चलने वाली गाड़ी नहीं थी, तब वो कैसे यात्रा करते थे। ठीक, अब हम देखते हैं आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। ठीक, आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो है, मानव एक स्थान पर टिक के नहीं रहते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक, हम अब देखते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आज से 20 लाख साल पहले जो इस महाद्वीप में रहते थे, उसको क्या कहते थे? आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। कि वो जिस तरह से भोजन को इकट्ठा करते थे, संग्रहण करते थे, इसीलिए और शिकार करते थे, इसलिए इनका नाम आखेटक खाद्य संग्राहक पड़ा था। आमतौर पर आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल फल मूल फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देश में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवर के शिकार चिड़िया और मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क और जागरूक तेज होना पड़ता है। ठीक, जानवरों का शिकार करने के लिए, ये चिड़िया पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, और क्योंकि कई तरह कई तरह के पौधे विषैले होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ठीक, कच्चे फल तो इंसान खाएगा नहीं, इसलिए फलों के पकने के समय की जानकारी भी होनी चाहिए थी। ठीक, नेक्स्ट है अगला हमारा।
ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? आखेटक खास संग्रहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। जो आखेटक खास संग्रहक थे, आखेटक और खास संग्रहक वाले समुदाय थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते थे या क्यों घूमते थे, उसके 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है यह कि अगर वह एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। पेड़ पौधों में फल फूल जो है वो अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। नेक्स्ट चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों की का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आगे है, तुम स्कूल कैसे जाते हो? पैदल जाते हो, बाइक से जाते हो, कार से जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब है अगला टॉपिक हमारा, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो सबसे स्टार्टिंग वाले मानव थे उनके बारे में अगर हमें जानकारी इकट्ठी करनी हो, नॉलेज इकट्ठा करना हो आरंभिक मानव के बारे में, तो कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पुरातत्वविद पुरातत्वविद वे लोग होते हैं जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह क्या करते थे। ठीक। जो पुरातत्वविद है, जो पुराने चीजों की खोज करते हैं, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग करते थे। यह संभव है कि लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। ठीक। यह संभव है कि काम के लिए लोगों ने पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर होंगे तो बच जाएंगे, लकड़ी होगी तो खत्म हो जाएगी, हड्डी होगी तो वो भी चांस है खत्म हो जाने के। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित उत्तर दें। अब कह रहा है इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने, फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। किनका उपयोग? कुछ औजारों का प्रयोग। फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने, फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे।
कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है, ये औजार के तरीके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। रहने की जगह निर्धारित। जो आरंभिक काल के मानव थे वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, किस तरह की जगहों पर वो रहते थे, आइए देखते हैं। मानचित्र 2, यही है हमारे मानचित्र 2 को ढूंढने के लिए बोला था। ये रहा मानचित्र 2। कुछ महत्वपूर्ण पुराना स्थल। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पुरस्थल है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पुरस्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के प्रमाण मिले हैं। ठीक, आखेटक खाद्य संग्रहक लाल त्रिकोण, कहा लाल त्रिकोण भाई? पहला ये रहा भीमबेटका, दूसरा होसंगी, तीसरा कुरनूल गुफा। 3 जगह है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रह के रहने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर खाद्य आखेटक संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए पुरस्थल नदियों और झीलों के साथ किनारे पर पाए गए थे। ठीक, मैप है, इसको बाद में देखो। अगला, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। जहां पर लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ठीक, आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। ठीक, उद्योग स्थल के की जगहों पर बड़े बड़े क्या मिलते हैं? पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे। क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। कुछ स्थल ऐसे होते थे जहां पर लोग ज्यादा समय तक रहते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय स्थल या फिर उद्योग स्थल कहते हैं। बस यहाँ पे इतना ही। आगे देखते हैं हम पुरास्थल के बारे में। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल का मतलब होता है पुराने चीजों का या पुराने चीजों का स्थल, मतलब पुरानी चीजों का जगह है। पुरानी चीजों का जगह मतलब पुरानी औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल में क्या मिलते हैं? औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक, क्या? जो जो औजार, बर्तन और इमारतें के अवशेष थे वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? जमीन के ऊपर ही पाए जा सकते हैं या फिर अंदर, या कभी कभार समुद्र और नदी के किनारे मिल सकते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताएंगे। अब हम देखते हैं पाषाण औजार का निर्माण। एक जो पाषाण युग था उस युग में किस तरह से पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, अब पाषाण उपकरण को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला तरीका पत्थर से पत्थर को टकराना, दूसरा तरीका दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। ठीक, देखते हैं पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था
उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वंचित आकार वाला उपकरण न बन पाए जब तक वंचित आकार वाला उपकरण न बन पाए। अगला है दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इसे क्रोड पर हड्डियां या पत्थर रखकर उस इस क्रोड पर हड्डी और पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वंचित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज आग की खोज एक टॉपिक है कि आग की खोज सबसे पहले कब और कहाँ हुई। मानचित्र 2 कुरनूल गुफा हमने देख लिया। तो कुरनूल गुफा जहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मतलब आग के अवशेष। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। आग का इस्तेमाल आग कई कार्यों के लिए किया गया होगा जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। सबसे पहले क्या है? प्रकाश के लिए, दूसरा मांस पकाने के लिए, तीसरा खतरनाक जानवरों को भगाने आदि के लिए। ठीक, अगला देखते हैं भाई। अगला हमारा बदलती जलवायु। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। ये देखते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। आज से 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ने लगी, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल की। ठीक, वह भी इन जानवरों के पीछे आए और क्या किया? उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल कर लिया लोगों ने। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अगला है हमारा नाम और तिथियां। नाम और डेट्स। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वह पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक, पुरातत्वविदों ने जो आरंभिक काल था उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द पूरा यानी प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महान महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल की टाइमिंग क्या है? 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक को हम क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई।
मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल में घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस समय या जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है उसको मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले ये तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार और आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। हाँ, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण का क्या मतलब होंगे? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। अब देखते हैं, साथ ही वह भी सीखने लगे कि साथ ही वह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगाते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। सेल चित्रकला इनसे हमें क्या पता चलता है? सेल चित्रकला इनसे हमें क्या पता चलता है? सेल चित्रकला कहाँ पाए जाते हैं? गुफाओं में पाए जाते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण जो है वो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश से के गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब क्या है, कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रहण किया करते थे और पत्थरों और औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। ठीक कह रहा, कौन क्या करते थे? कह रहा, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग जो शिकार करते थे और फल फूल का संग्रहण करते थे वह पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष? महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे? या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें तो हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में क्या है? भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने महाराष्ट्र के पटने पुरस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिले हैं। मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक। अब अगला हमारा सफर आ जाता है होशंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। मतलब होशंगी को बारीकी से पढ़ते हैं। चित्र 2 में होशंगी ढूंढ लिया। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरस्थल मिले थे। कुछ पुरस्थलों से अलग अलग कार्य में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। क्या होशंगी
आवास भी हो सकता है या फिर उद्योग स्थल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें ही कुछ ऐसी मिली, औजार वगैरह। कुछ छोटे पुरस्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक। अब हम देखते हैं अन्यत्र। अन्यत्र में क्या चीज है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। फ्रांस ढूंढ लिया। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, भेड़ियार और बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2।